नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज फिर से आपके सामने एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन लेकर आए हैं और इस क्लास में हम मेन रूप से चैप्टर वाइज परसेंटेज का जो भी पिछले बार 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम में, उन सभी क्वेश्चन को बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं। और ये सिर्फ कहने का प्रीवियस ईयर पेपर है। देखिए, जो आने वाला आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम है ना, उसमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाला है। तो आप ध्यानपूर्वक चीज़ों को देखिएगा। जो भी आपको फार्मूला बताऊंगा, जो भी कॉन्सेप्ट या ट्रिक्स बताऊंगा, उन सभी चीज़ों को आप कोशिश करिएगा, लिख लीजिए जो नहीं आएगा, ठीक ना। तो देखिए, पहला सवाल आपके सामने है 15 नंबर तक हम लोग 5 क्लास कर चुके हैं। 51 में देखिए फिर से सेम क्वेश्चन आया है। बोल रहा संख्या 72 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि एक भाग का 20% दूसरे भाग के 25% के बराबर है। तो पूछ रहा दोनों भाग ज्ञात कीजिए। तो देखिए, बहुत ही सिंपल है। 72 को 2 भागों में बांटना है और 2 भागों में ऐसा बांटना है कि एक भाग जो है ना मेरे दोस्त, एक भाग का 20% जो है दूसरे भाग के 25% के बराबर है। तो दूसरे भाग के 25% के बराबर है। अब देखिए, यहाँ भी 25%, यहाँ भी 20%, तो नीचे में परसेंटेज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, कट ही जाएगा फाइनली। ये बराबर है, ठीक है ना। बोल रहा बराबर है तो बराबर है। पहला भाग बटे दूसरा भाग, इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे तो कितना आएगा? ये 5×5 = 25 हो जाएगा, ये 4×5 = 20 हो जाएगा, तो 5/4 आ जाएगा। पहला भाग बटे दूसरा भाग बराबर 5/4 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए, पहला भाग और दूसरा भाग दोनों, बोल रहा 5 4 9, यानी ये दोनों का योगफल जो है वो 72 है ना। संख्या 72 को 2 भाग में बांट रहे हैं, तो पहला भाग 5 है और दूसरा भाग 4 है, तो टोटल भाग कितना होगा? 9 है। 9 का वैल्यू दिया हुआ है 72, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा मेरे दोस्त? 8 आएगा। 8 आएगा ना। तो दोनों भाग पूछ रहा, तो पहला भाग कितना होगा? 5 होगा। तो 5 का क्या होगा? पहला भाग मैं लिख देता हूँ। पहला भाग 5 का वैल्यू हो जाएगा 40 हो जाएगा, 5×8 = 40। दूसरा भाग जो है वो 4 है, 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? बाकी 32 आ जाएगा। बचा हुआ 72 में से 40 पहला भाग हो गया, बाकी 32 दूसरा भाग होगा। इस अनुसार भी निकाल लीजिए या फिर उसमें घटा दीजिए। तो 40 और 32 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, एक और सवाल है, बिल्कुल पिछले जैसा ही है। बोल रहा पहली संख्या का 12.5% दूसरी संख्या के 37.5% के बराबर है। यदि पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा दी जाए तो परिणाम जो है वो 1428 प्राप्त होते हैं। तो पूछ रहा दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस तरीके को क्वेश्चन को मैं पूरा भी नहीं पढ़ूंगा और क्वेश्चन देखिए निपटा देंगे कैसे। आपको भी इसी तरीके से करना है। बोल क्या रहा? पहली संख्या का 12.5%। 12.5% का मतलब परसेंटेज ये क्लास में हम आपको बताए हैं, दूसरा या तीसरे क्लास में देखिएगा जाकर। 12.5% का मतलब 25/2 होता है। अब यदि इसको आप फ्रैक्शन में बदलिएगा तो 1/8 होता है, ठीक है ना। तो 1/8 पहली संख्या का 1/8 बोल रहा, मैं लिख देता हूँ। 12.5% का मतलब क्या होता है? 1 मिनट। 12.5% का मतलब आपका क्या होता है? 25/2 होता है ना। 25/2, इसका मतलब 1/8 होगा। फ्रैक्शन में निकालिएगा तो फ्रैक्शन में निकालिएगा तो 1/8 आएगा। यानी पहली संख्या, मान लो पहली संख्या, इसका 1/8 जो है मेरे दोस्त वो किसके बराबर है? दूसरी संख्या के कितने? 37.5% के बराबर। 37.5 का मतलब क्या होगा? 75/2। अब इसको करिएगा तो 75/2 को परसेंटेज हटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 3×5 = 3/8 आएगा। यानी दूसरी संख्या का 3/8 आपसे पूछ, ये दिया हुआ है, बराबर है, ठीक ना। अब देखिए 8 काट देंगे मेरे दोस्त। पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो रेशियो आएगा वो 3:1 आएगा, 3:1। तो आपसे पूछ रहा दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए। तो दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा? 3 या 4, यानी 4 का मल्टीपल ऑप्शन होना चाहिए। तो 4 का मल्टीपल मेरे दोस्त ऑप्शन बी के अलावा सभी है। तो यहाँ पर आपको निकालना पड़ जाएगा पूरे डिटेल में, नहीं तो एक ही ऑप्शन यदि 4 का मल्टीपल रहता तो मार्कर निकल जाते, ठीक ना। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 है। बोल रहा दो संख्याओं का योग 2490 है। यदि एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है, तो पूछ रहा बड़ी संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 2490 और एक संख्या का
6.5%। एक संख्या मान लेंगे ये फर्स्ट संख्या का 6.5% का मतलब 6.5 ही रहने देते हैं, ठीक ना। अब देखिए दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर, तो दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर कर देंगे, ठीक ना, 8.5%। अब परसेंटेज में को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, नहीं करेंगे यहाँ पर क्योंकि दोनों परसेंटेज बराबर है तो नीचे में नीचे कट जाएगा, ठीक है ना। आपको बताए हैं पिछले क्लास में और जब आता है हमेशा बताता हूँ। अब क्या करना, पहली संख्या और दूसरी संख्या का आप रेशियो निकाल लीजिए, तो कितना आएगा मेरे भाई 8.5/6.5, ये हो जाएगा 17/13 हो जाएगा, यही होगा ना, कटेगा तो 17/13। देखिए एक पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ से भी हटा दीजिए, 17×5 = 85, 13×5 = 65। अब देखिए आपसे पूछा क्या है, बड़ी संख्या ना, तो बड़ी संख्या यहाँ पर कौन दिख रहा, दो संख्या का रेशियो निकल गया 17/13, तो बड़ी संख्या जाहिर सी बात है 17 ही होगा। तो अब देखिए बड़ी संख्या पूछ रहा, 17 का मल्टीपल देख लीजिए, यदि ऑप्शन एक ही दिख रहा 17 का मल्टीपल तो आप मार कर निकल जाइए, यदि एक से अधिक दिख रहा तब तो आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। तो देखिए 17 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी फैक्टर इसका देखते हैं, 17×5 = 85, 17×6 = 102, तो कितना आता है 5, 59, 17 से नहीं कटता है तो ऑप्शन ए जो है एलिमिनेट कर दो मेरे दोस्त। अब ऑप्शन बी देखो 1380, 17 से कटता है, 17 136, 2 आ रहा, यानी 20 17 से नहीं कटता, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। अब ऑप्शन सी देखो 17 136, 5 आ रहा, 1 51, 17 51, ये कट रहा है, ये ऑप्शन हो सकता है। अभी एक और ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो 17 19 से 6 0 60 आ रहा, 17 से नहीं कट रहा, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया मेरे भाई। ऑप्शन सी ही जो बचता है इसका करेक्ट आंसर होगा, और यही 100% श्योर है कि यही होगा। अब देखिए ये ऑप्शन मेथड से बताएं, अब हो सकता है एक से अधिक आ जाए 17 का मल्टीपल, तो क्या करेंगे, वहाँ तो बनाना ही पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा एग्जैक्ट वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, देखिए पहली और दूसरी संख्या का रेशियो निकल गया मेरे दोस्त, 17/13 निकला। तो जब भी रेशियो में रहता है, चलिए रहने देते हैं यहीं पे, अब वो नहीं बताएंगे कोई आगे, हमेशा बताते हैं कि रेशियो में जब भी रहता है तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रहता, उसके साथ एक एक्स लगा हुआ रहता है, वेरिएबल। तो देखिए यहाँ पर क्या है, दो संख्याओं का योग 2490, यानी ये दोनों संख्याओं का योगफल ही 2490 दिया हुआ, तो 17 + 30 का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 2490 है, यानी 30 का वैल्यू 17 + 30 कितना होगा, 17 + 13 30 होगा, 30 का वैल्यू 2490 है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा मेरे भाई, 1 0 1 0 काट दीजिए, इसको काट 3 8 24 3 3 9, 1 का वैल्यू 83 आएगा, काटिएगा। तो आपसे पूछ रहा बड़ी संख्या, मतलब 17 का वैल्यू पूछ रहा, तो 17 बराबर क्या होगा, 83 × 17 करिएगा, तो देखिए 83 × 17 करेंगे, 7 का इसके 1 बाकी 2, 8 7 56 2 58, फिर 83 होगा, 1 11 के 1 बाकी 1 8 5 13 1 14, 1411 आ रहा। क्या ऑप्शन 1411 है जो हम ऑप्शन के माध्यम से इससे डायरेक्ट किए, क्या वही आ रहा ना, कितना आ रहा, तो 1411 आ रहा ना मेरे दोस्त, सेम आंसर आ रहा, तो ऑप्शन नंबर सी वही हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन आपको एग्जाम में क्या करना है, इतना प्रोसेस नहीं अपनाना है, पहले सीधे ऑप्शन पर चले जाना है, जो पूछ रहा बड़ी संख्या पूछ रहा, बड़ी संख्या यहाँ 17 और 13 में 17 दिख रहा है, तो देख लेंगे 17 का जो भी होगा वो मल्टीपल ही होगा, तो ऑप्शन एक ही दिखेगा तो टिक करके चले आना। यदि एक से अधिक दिख गया तो आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है और एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है, ठीक ना। देखिए एक और सवाल है, बोल रहा है एक कंपनी का कुल आय जो है वर्ष 1 से वर्ष 2 में 30 लाख से बढ़कर 50 लाख हो गई। तीसरे वर्ष के अंत में कंपनी ने 60 लाख रुपए कमाए, यानी तीसरे वर्ष के अंत में जो कंपनी का इनकम जो था ना, आय था, वो 60 लाख रुपए था। तो पूछ रहा तीसरे वर्ष के अंत में उसके प्रारंभिक वर्ष से आय में प्रतिशत वृद्धि कितनी है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम पहला वर्ष कंपनी का आय जो है वो 30 लाख रुपये था, और अगला वर्ष यानी दूसरे वर्ष में ये 50 लाख हो गया बढ़कर। फिर तीसरे वर्ष के अंत में कंपनी की आमदनी यानी इनकम जो है, यानी आय जो है वो 60 लाख रुपया हो गया, ठीक है ना। तो अब बोल रहा तीसरे वर्ष के अंत में जो है
पहले वर्ष के यानी प्रारंभिक वर्ष से आय में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, ये तो फिक्स है कि दिख रहा कि बढ़ा है, 30 लाख से 60 लाख हो गया, तो सीधे इसका डबल हो गया तो 100% ही बढ़ा होगा। डायरेक्ट इसका आंसर सी हो जाएगा। 100% डबल हो गया तो मतलब 100% बढ़ा होगा। नहीं तो आप नियम के अनुसार निकाल लीजिए। देखिए क्या करेंगे, अंतर लेंगे। अंतर कितना है, 60 और 30 में 30 का अंतर है। और वृद्धि के सेंस में बोल रहा है, वृद्धि के सेंस में हम क्या करते हैं, बढ़ रहा है तो नीचे में कौन सा वैल्यू लेते हैं, छोटा वाला वैल्यू। छोटा वैल्यू कितना होगा, 30 ही होगा, इंटू 100 कर देंगे मेरे दोस्त, तो ये आ जाएगा 100% हो जाएगा, यानी 100% की वृद्धि होगा। ये करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। इसी तरीके से ज़रूरत नहीं था निकालने का, लेकिन बता देंगे फिर भी। चलिए देखिए एक और सवाल है, और ये सवाल नंबर 55 है। बोल रहा, सुनैना एक निजी कंपनी में कार्य करती है और उनके वार्षिक आय जो है वो 3 लाख रुपया है। उसके पास एक नया और एक पुराना वाहन है। उसकी आय का 5% नया वाहन खर्च रखने पर खर्च किया जाता है और नए वाहन से 2% अधिक पुराने वाहन पर खर्च किया जाता है। तो पूछ रहा दोनों वाहनों पर कुल वार्षिक व्यय कितना है, यानी वार्षिक खर्च कितना है, ये आपको बताना। तो बहुत ही सिंपल है। सुनैना नाम की एक व्यक्ति है, महिला है, उनकी वार्षिक आय जो है ना वो 3 लाख रुपया। तो 3 लाख रुपये पहले आंख बंद करके लिख दीजिए, ठीक ना, इतना रुपया है। अब इसके पास जो है ना वो 2 वाहन है, एक न्यू वाला है वाहन, ठीक ना, एक ओल्ड वाला है। न्यू व्हीकल है, न्यू व्हीकल, ओल्ड व्हीकल है, ठीक है ना। अब देखिए क्या बोल रहा है कि नया वाहन पर बोल रहा है उसकी आय का 5% नया वाहन पर खर्च करने पर लगता है। तो नया वाहन पर जो खर्च करता है टोटल आय का 5% खर्च करता है। बोल रहा है उसकी आय का 5%, तो यानी 3 लाख का 5% निकालिएगा। 3 लाख का 5% में निकाल कर दिखा रहा हूँ, ठीक ना। ये 3 लाख का 5% का मतलब 5/100, 2 0 2 0 खत्म, कितना होगा, 15,000 हो जाएगा, ठीक है ना। 15,000 हो गया ना, 5 15 3 0 15,000 रुपया। उसके बाद पुराना वाहन पर बोल रहा है कि जो नए वाहन पर राशि खर्च किया जाता है उससे 2% अधिक। तो नया वाहन पर 5% खर्च किया जाता है, तो पुराने वाहन पर इससे 2% अधिक यानी 7% बोल रहा है खर्च करता है। तो 3 लाख का इस पर 7% खर्च करता है, तो 7% का मतलब क्या होगा, 7/100 होगा ना। अब 2 0 2 0 खत्म, 3,000 गुने 7 करेंगे तो कितना आएगा, 21,000 आएगा। 21,000 रुपये खर्च किया जाता। तो बोल रहा दोनों वाहनों पर कुल वार्षिक व्यय कितना है। तो दोनों वाहनों पर कुल वार्षिक व्यय का मतलब खर्च पूछ रहा, तो दोनों को जोड़ देंगे। 21,000 और 15,000 जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 36,000 आ जाएगा, ठीक है ना। 36,000 रुपया इसका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, 5% इस पर खर्च किया जाता है नया वाहन पे और 2% अधिक मतलब 7% इस पर किया जाता है, तो 7 5 कितना होगा, 12%। तो आप डायरेक्ट 3 लाख का 12% निकाल सकते थे, ठीक है ना। 3 लाख का 12% का मतलब 12/100। देखिए 2 0 2 0 कितना, 12 3 36,000 रुपया हो जाएगा खर्च दोनों वाहन पर। डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन आपको ये बताएं ताकि आप जो है ना, बहुत सारे स्टूडेंट बेचारे बहुत वीक हैं, इतना वीक है ना कि बता भी नहीं सकते हैं, इसीलिए इस तरीके से बताएं। दोनों तरीके से बता दिए ना बस। साथियों देखिए एक और सवाल है, और अक्सर इस तरीके का सवाल हमेशा पूछा जाता है। बोल रहा कि 2 संख्याएं ए और बी एक तीसरी संख्या सी से क्रमशः 15% और 32% कम है। तो पूछ रहा संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर देखिए जितना भी संख्या के बारे में सवाल में बात किया गया उतना संख्या लिख देंगे पहले। तो 3 संख्याएं के बारे में बात की गई, ए बी और सी, तो तीनों संख्याएं लिख देंगे, ए बी और सी लिख दिए। अब बोल रहा है ए और बी जो है एक तीसरी संख्या सी से क्रमशः 15% कम है और 32% कम है। तो यदि सी से कंपैरिजन कर रहा तो मान लेंगे सी को 100 होगा, ठीक है ना। अब ए जो है इससे 15% कम है, तो सी से 15% कम है तो क्या हो जाएगा, ये 85 हो जाएगा ना। और बी बोल रहा, बी जो है वो 32% कम है, किससे, सी से। तो सी से 32% कम है, तो इससे 32 सीधे घटा दीजिए तो 68 लिख दीजिए।
अब बोल रहा है कि संख्या बी जो है संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है, यानी ए और बी के बीच अब कंपैरिजन बोल रहा करने के लिए कि कितना प्रतिशत कम है। कम तो है, हमको पता है बी ए से, लेकिन कब प्रतिशत में पूछना तो हमको क्या करना पड़ेगा, अंतर लेना पड़ेगा। अंतर तो कम पूछे या ज़्यादा पूछे, कितना प्रतिशत कम है कितना प्रतिशत ज़्यादा, अंतर तो लेंगे ही। अब पूछ क्या रहा, कम है। कम के सेंस में मेरे भाई ध्यान रखना, नीचे में जो है ना दोनों के बीच कंपैरिजन होगा, 2 नंबर के बीच, तो नीचे में बड़ा वाला वैल्यू लेंगे। कब, जब कम बोले कितना प्रतिशत कम है। यदि अधिक बोलता, ज़्यादा बोलता, तो हम नीचे में छोटा वाला वैल्यू लेते। फिलहाल हमको कम पूछा तो नीचे में बड़ा वैल्यू लेंगे, तो 85 हो जाएगा नीचे में, और इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज में बदल जाएगा, तो 17 × 5 = 85 और ये 20 × 5 = 100, यानी 20% जो है ना वो कम है बी किससे, ए से, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, यही पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखिए एक और सवाल है, बिल्कुल ये सेम 56 नंबर जैसा है, और मैं चाहता हूँ कि ये सवाल अभी सभी लोग करें जो भी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो पॉज करके, और इसका आंसर क्या होगा वो कमेंट बॉक्स में ईमानदारी पूर्वक कमेंट करिए, ठीक। देखिए बोल रहा है एक परीक्षण में ए द्वारा प्राप्त अंक बी द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक है, और सी ने ए और बी द्वारा प्राप्त कुल अंकों का 85% प्राप्त किया, 85% प्राप्त किया है। तो पूछ रहा है ए द्वारा प्राप्त अंक सी द्वारा प्राप्त अंकों से कितने प्रतिशत कम है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए जितना लोगों के बीच कंपैरिजन हो रहा है उतना लिख देंगे। 3 लोगों के बीच हो रहा है ए बी और सी, पहले ए बी और सी लिख देंगे। तो लिख दिए ए बी और सी लिख दिए, ठीक। बोल रहा है ए द्वारा प्राप्त अंक बी द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक है, तो बी द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक ये है, तो ए बी यदि 100 मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 20% अधिक मतलब 120 हो जाएगा। अब आगे बोला है कि सी ने ए और बी द्वारा प्राप्त कुल अंकों का 85% प्राप्त किया, तो सी जो है इन दोनों के अंकों के योग का जो है ना 85% प्राप्त करता, तो इन दोनों के अंकों का योग क्या हो जाएगा, 220 हो जाएगा। 220 का 85% कर रहा, 85/100, समझ में आया। अब इसको आप क्या करेंगे, काट दीजिए, 1 0 1 0, 2 × 5 = 10, 17 × 5 = 85 होगा ना, 17 × 5 = 85, 2 11, तो इसको करिएगा तो आ जाएगा 7 8 1 187 आ रहा है, ठीक है ना। यानी सी को जो है 187 मिलता है, ठीक है ना, 187 नंबर या रुपया जो मान अंक है तो अंक होगा। अब देखिए बोल रहा कि ए द्वारा प्राप्त अंक जो है, ए द्वारा प्राप्त अंक सी द्वारा प्राप्त अंकों से कितना प्रतिशत कम है। ये तो दिख रहा है कम है ए का नंबर, किससे, सी से, लेकिन कितना प्रतिशत कम है ये बताना। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस कितना का होगा मेरे भाई, 67 का होगा, ठीक है ना, 67 का होगा। तो कम के सेंस में बोल रहा ना कितने प्रतिशत कम है, तो कम के सेंस में अभी पिछले क्वेश्चन क्या बताएं, नीचे हम जो भी लेते हैं ये दोनों में से बड़ा वैल्यू जो होता है वो लेते हैं। तो बड़ा वैल्यू कितना है मेरे दोस्त, 187 है, और इंटू 100 कर देंगे, हो जाएगा, खेला ख़त्म। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 6700 आएगा बटे 187 आएगा। तो इसको क्या करेंगे, यदि हम देखिए डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 18 × 3 = 54, 3 बार में आएगा, 18 हाँ 3 बार में आएगा। तो क्या आएगा, 7 का इसके 1 बाकी 2, 18 × 3 = 54, 2 × 56, 561 आ रहा है ना। तो घटाएंगे ये 9, ये आ जाएगा 0 1, फिर 0 1090। अब क्या होगा, 7 बार में आएगा, 67 49 के 9 बाकी 4, 68 56 4 60 के 0 बाकी 6, 7 6 13, 1300 आ रहा नहीं, बिल्कुल 7 तो नहीं आएगा। 5 बार में आएगा, देखते हैं 5 बार में, 7 5 35 के 5 बाकी 3, 18 5 90 3 93, ठीक है ना, 935 बिल्कुल यही आ रहा है। यानी 5 आएगा, कितना आएगा, 35 पॉइंट समथिंग आएगा। अब समथिंग में क्या आएगा हमको नहीं पता, ऑप्शन देख लेते हैं। 35 पॉइंट है कोई, 35 पॉइंट यही आ रहा है मेरे भाई, ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर। आप डिवाइड करके इतना देखिएगा, ठीक है ना। आप डिवाइड हो सकता है यहाँ पर खिचड़ी बन गया होगा आपके माइंड में, हम डिवाइड किस तरीके से किए, आप डिवाइड करके देखना 6700 बटे 187, तो 35 पॉइंट कुछ आएगा। पॉइंट में मत देखना, आगे कैलकुलेशन मत करना। एक मिल रहा ना 35 10, मतलब क्या होगा वो कोई मतलब नहीं, बस मिल गया निकल जाना। देखिए एक और सवाल है, बोल रहा एक परीक्षा में सुनीता ने अनीता के अंक का 90% अंक प्राप्त किया,
जबकि अनीता का अंक विनीता के अंक का 110% था। यदि सुनीता ने परीक्षा में 198 अंक प्राप्त किए तो विनीता ने कितने अंक प्राप्त किए, ये आपसे पूछ रहा। तो देखिए, जब भी ऐसा सवाल आता है कि ए बी से इतना % अधिक है, बी सी से इतना % अधिक है, तो जितना व्यक्ति के कंपैरिजन हो रहा ना, उन सभी व्यक्ति को पहले आप लिख लीजिए। तो इस क्वेश्चन में 3 व्यक्ति का कंपैरिजन हो रहा है। पहला सुनीता है, दूसरा अनीता और तीसरा जो है विनीता है, ठीक है ना। तो नाम लिख देंगे हम, सुनीता है, उसके बाद अनीता है, उसके बाद क्या है, विनीता है, ठीक है ना। विनीता है, 3 बच्ची है। अब बोल रहा है कि सुनीता ने अनीता के अंक का 90% अंक प्राप्त किया, जबकि अनीता का अंक जो है विनीता के अंक का 110% था। यानी सुनीता का अंक जो है अनीता से कंपैरिजन हो रहा और अनीता का अंक जो है वो विनीता के साथ कंपैरिजन हो रहा। तो हम सबसे पहले विनीता का अंक मान लेंगे तो सहूलियत होगा, ठीक ना। ऐसे कोई भी मानिएगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन हम चाहते हैं क्या, कम से कम कैलकुलेशन करना पड़े और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाए। तो देखिए, विनीता का अंक मान लेते हैं 100 है, ठीक है ना। जो भी विनीता का अंक है वो 100 है। अब बोल रहा अनीता का अंक जो है विनीता के अंक का 110% है। किसका अंक, तो अनीता का अंक। तो ये 100 है तो इसका 110% होगा, कितना हो जाएगा, 100 का 110% का मतलब 110/100, यानी 110 ही हो जाएगा, सीधी सी बात। तो अनीता का अंक जो है 110 हो जाएगा। देखिए, अनीता का अंक जो है विनीता के अंक का 110% है, तो इसका 110% है ना, 100 का 110% 110 ही होगा ना। अब बोल रहा है कि सुनीता ने अनीता के अंक का 90% अंक हासिल किया, तो सुनीता का अंक जो है अनीता के अंक का 90%। तो चलिए, अनीता के अंक कितना है, 110 है, इसका 90% निकालिएगा तो 90/100, तो ये कितना आ जाएगा, 1 0 1 0 1 0 1 0 खत्म, ये करना 99 आ जाएगा। यानी सुनीता का अंक जो है वो अब 99 आ गया, अनीता का अंक 110 आ गया और विनीता का अंक जो है 100 आ गया। अब देखिए, नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा। बोल रहा है यदि सुनीता ने परीक्षा में 198 अंक प्राप्त किया, सुनीता ने 198 अंक प्राप्त किया, लेकिन आप निकाले कितना है, बोलिए 99 निकाले हैं। यानी 99 का वैल्यू दिया है 198, असल में आप 99 माने थे, था कितना, 198। तो 99 का वैल्यू मेरे भाई 198 है, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। 198/99 2 बार में कटेगा ना, तो 1 का वैल्यू 2 आ गया। तो पूछ रहा है विनीता ने कितने अंक प्राप्त किए, तो विनीता कितना माने थे, विनीता 100 अंक माने थे, प्राप्त किया। तो 100 बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 100 बराबर हो जाएगा 2 × 100 बराबर 200 अंक किसने प्राप्त किया, तो विनीता ने। आप लिख लीजिएगा, विनीता ने प्राप्त किया। बस यही आपसे पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। देखिए, एक और बहुत ही बेहतरीन सवाल है। बोल रहा है हेमा ने अपने वेतन का 15% एक धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करने का फैसला लिया। दान के दिन उसने अपना मन बदल लिया और 4500 रुपये का दान दिया, जो उसके द्वारा पहले तय किए गए राशि का 125% है। तो पूछ रहा है हेमा का वेतन ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, तो हेमा का वेतन आपसे पूछ रहा, तो हेमा का वेतन हम बहुत तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आप या तो 100 मान लीजिए या x भी मानकर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आएगा। मान लेते हैं हेमा का जो वेतन है मेरे भाई, मैं लिख देता हूँ, हेमा का वेतन जो है वो 100 रुपया मान लेते हैं, या 100%, ठीक है ना। हेमा का वेतन जो है 100 था, ठीक है ना। अब बोल रहा है अपने वेतन का 15% एक धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करने का फैसला लेता। तो धर्मार्थ ट्रस्ट इसका 15% दान करेगा, तो क्या कितना रुपया दान करेगा, तो बोलिएगा 15 रुपया दान करेगा ना। टोटल आय कितना है, 100 माने हैं, वेतन 100 माने, वेतन का ही 15% बोल रहा, तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा इसका 15%। अब देखिए बोल रहा है कि उसने अपना जिस दिन दान करना था मन बदल लेता और 4500 रुपये का दान देता, ठीक ना, जो उसके द्वारा पहले तय किए गए राशि का 125% है, ठीक है ना। अब जो है पहले तय कितना करता है कि धर्मार्थ ट्रस्ट में दे, तो बोलिएगा 15 करता है, तो 100 उसका इनकम है और धर्मार्थ ट्रस्ट में 15% देने का फैसला लेता है, लेकिन उसका मन क्या होता है उस दिन बदल जाता है और 4500 रुपये का दान करता है।
वो जो दान किया गया राशि है ना, वो पहले तय किए गए धर्मार्थ ट्रस्ट में दान करने के राशि का 125% है। तो पहले कितना था? 15 था, इसका 125% निकाल लीजिएगा। 125% का मतलब 125/100, और यही जो दान करता है कितना के बराबर होता है? वो 4500 रुपये के बराबर। नहीं समझ आया? फिर से बता रहे हैं। हेमा बोल रहा है अपने वेतन का 15% एक धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करती है मतलब। तो हेमा का वेतन मान लिया 100 रुपया है, ठीक। अब जो बोल रहा है इस धर्मार्थ ट्रस्ट में इसका 15% दान करता है, मतलब 15 रुपये दान करता है। अब बोल रहा है दान के दिन उसने क्या होता है, अपना मूड उसका चेंज हो जाता है, तो 4500 रुपये का दान करता है। और 4500 रुपये का दान करता है क्या? ये 4500 जो उसके द्वारा पहले तय किए गए राशि का 125% है। तो पहले तय किया गया राशि क्या था हेमा का कि कितना हम दान करेंगे अपने वेतन का? तो बोलिएगा 15% था तय, 15% था। लेकिन अब जो है इस 15% का जो तय था इसका 125% तय करता है। तो 15 का 125%। अब यहाँ पर देखिए कुछ लोग बोलिएगा 15% क्यों नहीं लिखे? मेरे भाई 100 मान लिए इसीलिए तो डायरेक्ट इसका 15 लिखे। इसीलिए कोई चीज़ को हम डायरेक्ट 100 मान लेते हैं ताकि वो जो है ना परसेंटेज के झंझट से डायरेक्ट खत्म हो जाए। अब देखिए जो पहले से फैसला लेता है 15% दान करने का, उसका 125% राशि वो दान करता है। तो यही जो राशि दान करता है वो 4500 के बराबर होता है। बोल रहा हूँ 4500 का दान किया, यही दान किया है जो 4500 होता है। अब देखिए आप उसे पूछ रहा है हेमा का वेतन कितना माने? 100, यानी इतना का वैल्यू इतना, 100 का वैल्यू नहीं निकलेगा, तो 100 का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए आप यहाँ से काटिएगा तो 45, 300 बार में आएगा ना। आप देखिए यहाँ पर करिएगा क्या आ जाएगा? 125/1 बराबर निकाल लेते हैं सीधे, ठीक है ना। 1 बराबर 300 तो है ही, ये गुना उधर हो जाएगा 300 गुने 100, और 125 नीचे आ जाएगा भागा में, इतना हो जाएगा। तो 100 का वैल्यू, हेमा का वेतन क्या 100 माने, 100 का वैल्यू क्या होगा? 300 गुने 100/125 गुने 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बस। अब इसको काटेंगे 5 25 4 25, ठीक है ना। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 50 बार में हो जाएगा, कट जाए, सॉरी 20 बार में कटेगा, 20 बार में कटेगा। अब देखिए क्या आएगा? 3 गुने 2 6 चौका 24 आ रहा है ना। कितना जीरो? 1 0 2 0 3 0, 24 पर 3 0 बैठा दीजिए, यानी 24,000 रुपया जो है हेमा का वेतन था मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप एक्स के माध्यम से भी बनाइएगा तो भी यही आंसर आया। समझ नहीं आया फिर भी तो आप कमेंट बॉक्स में बोलिए क्वेश्चन नंबर 59 समझ नहीं आया है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक ना। साथियों देखिए एक और सवाल है, और आज के क्लास का ये लास्ट सवाल है। और लास्ट सवाल करने से पहले हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि लास्ट तक जो भी वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है ना, स्टडी ग्रुप में। चलिए लास्ट सवाल बोल रहा है, एक छोटे पैमाने के साबुन व्यवसाय में निम्नलिखित खर्चे होते हैं। यानी एक साबुन का बिजनेस स्टार्ट किया जाता है और उसमें जो है खर्चा बताया गया है किस चीज़ पर कितना खर्च होता है। तो विपणन पर जो है 10% खर्च होता है, कर्मचारियों के वेतन पर जो है 65%, और कच्चे माल पर जो है वो 25% खर्च होता है, ठीक ना। खर्चा ही दिया हुआ तो खर्च ही हो रहा। यदि व्यवसाय 65,000 रुपये का कुल भुगतान वेतन देता है। अब देखिए यहाँ पर व्यवसाय जो है ना 65,000 रुपये का कुल भुगतान देता है। यहाँ पर समझिए कि जो इन्वेस्टमेंट करता है और उसमें से जो खर्च होता है ना, वो टोटल खर्च जब जोड़ता है तो बैठता है उसको 65,000 रुपये, ठीक है ना। जैसे हम एक बिजनेस स्टार्ट किए, ठीक है ना, तो 10% कोई चीज़ विपणन पर खर्च मेरा हुआ, जो भी बिजनेस लगाएं, आपका 65% कर्मचारी को दे दिए, वो काम करने के बदले पैसा देंगे तो 65% उसको दे देंगे। उसके बाद 25% कच्चा माल जो लाएं कहीं से, कच्चा माल उस पर 25% खर्च कर दिए। तो जो भी खर्चा बैठता है मेरे किए गए व्यवसाय से, जो पूंजी लगाएं, जिस पूंजी से खर्चा बैठता है वो टोटल खर्चा 65,000 रुपये बैठता है, ठीक है ना। 65,000 रुपये हमको देना पड़ता है इन तीनों चीज़ पर खर्च होने के बाद, ठीक है ना। तो यही दिया हुआ। तो मान लेते हैं व्यवसाय में जो है खर्च इन्वेस्टमेंट किया गया राशि जो है वो 100 रुपया है, ठीक है ना। 100 रुपया है, मान लेंगे 100% ये 100 रुपया। आप चाहें तो 100 रुपया भी मान सकते हैं, कोई रोक ठोक करने वाला नहीं है। तो अब बोल रहा है 10% पर क्या होता है मेरे दोस्त? 10% विपणन पर खर्च होता है, ठीक है ना। 10% जो है मैं लिख देता हूँ, विपणन पर जो है खर्च होता है वो आपका होता है
10%। तो इस 100 का 10% निकालिएगा तो कितना होगा? 10 ही होगा ना। 10% निकाल लिए इसका तो 10 ही होगा। उसके बाद क्या है? कर्मचारी पर। तो कर्मचारी पर क्या हो जाएगा? कर्मचारी पर बोल रहा है 65% खर्च होता है। किसका? जितना हम साबुन व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जितना लगाते हैं, तो हम कितना लगा रहे हैं? पूंजी 100 रुपया लगा रहे हैं, तो इसका 65% खर्च कर्मचारी के वेतन पर हम लगा रहे हैं, यानी 65 रुपया कर्मचारी को हम दे रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद बोलता है कच्चे माल पर जो है 25% खर्च करते हैं। तो कच्चे माल पर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं इसी का 25% करते हैं। तो 100 का 25% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 25 रुपया हो जाएगा। कच्चा माल में लिख देता हूँ, कच्चा माल पर जो है वो 25 रुपये खर्च करते हैं। इसका क्या था? 65% था ना। अब देखिए बोल रहा है यदि व्यवसाय 65,000 रुपये का कुल भुगतान वेतन देता, यानी ये टोटल खर्च करने के बाद ही उसको बैठ रहा है मेरे भाई, खर्चा जो है वो 65,000 रुपया बच रहा बैठ रहा है, तो यही 65,000 के बराबर हो जाएगा ना। अब इसको जोड़िए टोटल, तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा ना, यानी 100 का वैल्यू जो है 65,000 है। अब टोटल साबुन व्यवसाय में कितना रुपया इन्वेस्ट किए थे? 100, तो 100 का वैल्यू ही 65,000 दे दिया। फिर 100 अलग से काहे निकालेंगे? सीधे यहाँ डायरेक्ट आ गया 100 के वैल्यू 65। तो आपसे पूछा क्या है मेरे भाई कि आप यहाँ से पर बताइए विपणन व्यय क्या है। तो विपणन व्यय कितना आया? 10। तो 10 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 10 का वैल्यू क्या होगा? एक जीरो काट देंगे, ये 10 से डिवाइड मार देंगे, तो 10 का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? ये आपका आ जाएगा 6500 रुपया आ जाएगा, ठीक है ना। 6500 रुपया, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, इसमें कुछ एरर लग रहा है तो इसका जो है ना सुधार लीजिएगा। 6500 रुपया आएगा, ठीक है ना। या तो क्वेश्चन का लैंग्वेज कहीं डाटा मिस स्पेल्ट कर रहा होगा, या फिर इसका ऑप्शन जो है वो गलत दिया हुआ, ठीक है ना। तो एक सुधार लीजिए, 6500 रुपया इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो रहने देते हैं साथियों, आज के क्लास में इतना ही। आपको यदि ये सेशन पसंद आया, पढ़ाने का तरीका, समझाने का, जो ट्रिक्स बताएं, शॉर्टकट मेथड बताएं, ऑप्शन के माध्यम से बताएं, जो भी समझ आया आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और नहीं भी समझ आया तो भी बताइएगा। और पसंद आया सेशन तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में 61 से लेके 70 नंबर क्वेश्चन तक एक नए जोश और ऊर्जा के साथ। और ये चैप्टर वाइज परसेंटेज का जल्द ही आपको ख़त्म कर देंगे। ज़्यादा कुछ है नहीं, और भी कुछ बचा हुआ है क्वेश्चन, तो उसको हम जल्द ही निपटा देंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।